अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक है जी हमारे पास RLC पैरेलल सर्किट, या हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है LC पैरेलल सर्किट। पहली बात तो बच्चों कि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, ठीक। इसे हम LC पैरेलल सर्किट भी कहते हैं, इसे हम रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट या रिजेक्टर सर्किट्स भी कहते हैं। अब इसके ये नाम क्यों रखे गए, ठीक, इनके क्या मीनिंग्स हैं, वो सारा हम एक तो डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि कोई भी अगर हमारे पास सर्किट होता है AC या DC, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर प्रेजेंस होती है। तो वो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको इस सर्किट में पैरेलल में दिखाई है। बुक में देखेंगे तो AC सोर्स है और L और C पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, ठीक। तो इससे तो आपने कंफ्यूज ही नहीं होना। तो अब टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। और हमने आज पढ़ना क्या है, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था RLC सीरीज सर्किट। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो इसमें हैं, ठीक। और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है, करंट मिनिमम क्यों होता है, इम्पीडेंस मैक्सिमम क्यों होती है। अक्सर बच्चे एक तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ तो रजिस्टिव इम्पीडेंस लो थी, करंट मैक्सिमम था, यहाँ पर इम्पीडेंस हाई कैसे हुई और करंट मिनिमम कैसे हुआ, ब्रांच करंट कैंसिल कैसे हुए। तो ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखें मेरे पास है जी RLC series circuit. Consider we have RLC series circuit in which resistance, inductor and capacitor are arranged in parallel. ठीक है, अब मेरे पास जो सर्किट है वो कौन सा है, RLC पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक। तो जब ये पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो जो ये इन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। ये जो इनकी पैरेलल आपके पास आप देख रहे हैं कि पैरेलल कनेक्टेड है, ये ब्रांचेज हैं, ठीक। और इनमें जो करंट फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ब्रांच करंट। अच्छा, अब आप जानते हैं स्टूडेंट के पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, जबकि जो करंट है वो क्या होता है जी, डिवाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर करंट क्या होने वाला है, डिवाइड होगा, तो इसका मतलब करंट मिनिमम तो होगा। वो कैसे मिनिमम होगा, इम्पीडेंस के साथ क्या रिलेशन है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस सर्किट को स्टूडेंट हम एज अ LC ऑसिलेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक। ये आगे हम प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर में डिस्कस भी करेंगे। असल में होता क्या है, देखें यहाँ से हम AC जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर जो है, ठीक है जी, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, लेट से इधर हमारे पास इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब होता ये है कि जब नेगेटिव सिग्नल आएगा, सिग्नल इन्वर्ट होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से चार्ज जो है वो कहाँ पर मूव करेंगे, इंडक्टर की तरफ। और आपको पता है कि इंडक्टर भी एक हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोर होना शुरू कर जाएगा, ठीक है जी। और जब तक एनर्जी स्टोर करता रहेगा जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज ना हो जाए। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो ये इंडक्टर जो है ये यहाँ से चार्ज कैरियर जो है वो सप्लाई करेगा किसको, कैपेसिटर को। यानी कि कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज, और जब इंडक्टर चार्ज तो कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो ये बार बार जो है हमारे पास पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती रहेगी, ठीक है जी। और यहाँ पर चार्ज जो है वो ऑसिलेट करते रहेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं इट एक्ट एज अ LC ऑसिलेटर, ठीक हो गया। अब है स्टूडेंट एट लो फ्रिक्वेंसी। अब लो फ्रिक्वेंसी पे स्टूडेंट एक तो आपने रिलेशन पढ़ा XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक है जी। कि हमने पढ़ा था कि अगर फ्रिक्वेंसी लो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो XC की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब XC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सर्किट बिहेव करेगा RC सर्किट। बट एट हाई फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो XL का फार्मूला है 2 पाई FL। अब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ये फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से XL ज़्यादा होगा। XL ज़्यादा होगा तो सर्किट बिहेव करेगा RL सर्किट, ठीक।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि XC ग्रेटर देन XL है लो फ्रीक्वेंसी पर, और जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पे XL ग्रेटर देन XC है। अब आप आ जाए एट रेजोनेंस कंडीशन, जब हमारे पास जो है XL किसके बराबर है, XC के। तो सिंपल है, XL होता है जी ओमेगा L, अब रेजोनेंस की कंडीशन है तो ओमेगा RL और 1 ओवर ओमेगा RC, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ओमेगा R स्क्वायर 1 ओवर LC, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ओमेगा R इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक हो गया जी। तो ये ही रिलेशन हमारे पास सीरीज में था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, यही रिलेशन हमारे पास पैरेलल में है। बट अब आप आए इस डायग्राम पर स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज को। किसको लिया है जी, वोल्टेज को। वोल्टेज कहाँ पर है, 0 डिग्री पर। तो एक तो हमने पढ़ा था कि AC थ्रू रजिस्टर में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये फेज में है, सेम डायरेक्शन है, ठीक। बट हमने पढ़ा AC थ्रू कैपेसिटर में कि करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एंगल 90, तो आप देख रहे हैं कि करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज से 90 के एंगल से। और इंडक्टर में हमने पढ़ा कि वोल्टेज लीड करता है करंट से विद एंगल 90। तो अब अगर इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो वोल्टेज जो है वो 360 पे, तो आप देख रहे हैं इंडक्टर पे करंट 270 पर है। इट्स मीन कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कैपेसिटर में करंट क्या कर रहा है स्टूडेंट, लीड, और यहाँ पर इंडक्टर में करंट क्या कर रहा है, लैग। तो ये करंट जो है ब्रांच करंट, ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, और रेजोनेंस पर ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं, देख भी रहे हैं 180 का एंगल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो देखें IC एंड IL कैंसिल ईच अदर, ठीक है जी। रेजोनेंस कंडीशन पे नेट करंट जो है वो तो 0 हो गया, बट इन एक्चुअल सर्किट्स और रियल सर्किट्स जो नेट करंट है वो 0 नहीं होता। क्यों, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और इंडक्टर। इंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है जो कि मैंने इधर ड्रा की हुई है सर्किट की, ठीक है ना। तो इस वजह से कुछ ना कुछ जो मिनिमम करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करता है, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ RLC पैरेलल सर्किट। अब पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने प्रूव की 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। सेकेंड है एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। जब रेजोनेंस की कंडीशन थी तो XL और XC बराबर थे। इट्स मीन के इम्पीडेंस जो है वो किसके बराबर थी, R के। किसके बराबर थी जी, R के। और अब हम कहते हैं इम्पीडेंस मैक्सिमम है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम भी इम्पीडेंस ZR के बराबर था सीरीज में, और वहाँ पर हमने कहा था कि R मिनिमम है, यहाँ पर सर ने लिख दिया कि मैक्सिमम है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए मैंने 2 एडिशनल सर्किट्स आपके लिए बनाए हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ये वही सर्किट है RLC सीरीज वाला, और ये कौन सा है, RLC पैरेलल वाला। तो इससे हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि भाई यहाँ पर इम्पीडेंस मैक्सिमम कैसे आ रही है, क्योंकि इसी की वजह से तो करंट मिनिमम होगा। तो देखें सबसे पहले सर्किट है जी मेरे पास, आप देख रहे हैं RLC सीरीज सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। सपोज कर लें, ठीक है जी, कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, ओके, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस ही है ना इंडक्टर की, ये है L, और जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 4 है। अब रेजोनेंस ये मैंने 4 क्यों ली, क्योंकि रेजोनेंस पे तो भाई हमने पढ़ा है कि एट रेजोनेंस जो हमारे पास XL है वो किसके बराबर होता है, XC के, इसलिए मैंने दोनों क्या ले लिए हैं, बराबर ले लिए, ओके। अब सीरीज़ का केस है। पहली बात तो ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 3 + 4 7 + 4 11, यानी कि टोटल है 11। अभी लगी हुई किस में, सीरीज में। अब हमने कहा कि रेजोनेंस पर XL और XC बराबर हैं, और XL और XC हमने सीरीज में कहा था ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों की, XL और XC की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, सम कर लें R1 + R2, तो यहाँ XL + XC, ये बन जाएगा 4 + 4 जो कि बराबर है 8 के, ठीक। अब ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका मतलब है टोटल थी 11 में से 8 जो है वो हमने माइनस कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। जब 11 में से 8 चली गई तो टोटल इम्पीडेंस जो है वो कितनी रह गई जी सर्किट की, 3 ओम। कितनी रह गई, 3 ओम। और टोटल के कंपैरिजन में, टोटल 11 थी, ये कितनी है, 3। टोटल के कंपैरिजन में ये काफ़ी क्या है, लो है,
क्या है, लो। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो लो होगी, तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। बट आ जाए आप पैरेलल के केस में, सेम वही वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की, बट सर्किट पैरेलल में है। रेजिस्टेंस की आ गई 3, इंडक्टर की आ गई 4, कैपेसिटर की आ गई 4। टोटल दोबारा टोटल कितनी है, 11 ओम, ठीक है जी, जो इन तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस है। अब पैरेलल में हमने फार्मूला पढ़ा 1/R1 + 1/R2। मैं किस सर्किट की बात कर रहा हूँ, LC की, इन दो की। तो इन दो को मैंने पैरेलल में ले लिया, 1/4 + 1/4। LCM लेंगे तो आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1 + 1 2/4, तो बन जाएगा 1/2। तो ये 1 है। तो आपको पता है कि जब हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं पैरेलल में, तो हम रेसिप्रोकल अप्लाई करते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा LC इक्विवेलेंट के लिए, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी, टोटल वैल्यू वो कितनी थी, 11 में से कितनी ड्रॉप हो रही है पैरेलल में, जस्ट 2 ओम। तो जब अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 ओम। और भाई यहाँ रिजल्ट था 3 ओम, काफ़ी लो हमारे पास क्या थी, वैल्यू थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो जो हमारे पास रिमेनिंग इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जब इम्पीडेंस हाई होगी तो करंट तो क्या होगा, ओहम लॉ के मुताबिक मिनिमम। तो इसलिए यहाँ पर करंट मिनिमम फ्लो करता है, और मिनिमम फ्लो करंट की वजह से इसे हम कहते हैं रिजेक्टर सर्किट, ठीक है जी। नेक्स्ट है 4 रजिस्टिव फेज। अब रजिस्टिव फेज में स्टूडेंट क्या होगा, देखिए रजिस्टिव फेज है तो थीटा जो है वो हमारे पास कितना है जी, 0 डिग्री। कितना है जी, 0 डिग्री, ठीक है। कैसे, क्योंकि भाई वोल्टेज और करंट जो है रजिस्टर के केस में वो तो फेज में होते हैं ना, इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो एंगल कितना है, 0, और हमें पता है cos 0 पे क्या होता है, 1। तो cos 0 या cos थीटा तो पावर फैक्टर कहलाता है। तो इट्स मीन के पावर फैक्टर 1 होगा, सीरीज में भी 1 और पैरेलल में भी 1। अब आप आ जाएं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है जी। ये हमारे पास कर्व है, ठीक। वहाँ पर हमने देखा था करंट मैक्सिमम था रेजोनेंस पर, यहाँ पर करंट क्या है, मिनिमम। रीज़न मैंने आपको बताई इम्पीडेंस की वजह से। तो आप देख रहे हैं शुरू में एट लो फ्रीक्वेंसी, तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी XC ज़्यादा होगा, XC की वजह से इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो कैपेसिटर में करंट कम होगा, इंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा। जबकि एट हाई फ्रीक्वेंसी, इस केस में हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, XL ज़्यादा होगी, XL ज़्यादा होगी तो इंडक्टर में करंट अब कम होगा, कैपेसिटर में करंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये वाली बात भी ट्रू हो गई कि हम इसे एज ए LC ऑसिलेटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मिनिमम होगा। और फोर्थ है हमारे पास एट रेजोनेंस, ठीक है जी, द ब्रांच करंट अक्रॉस इंडक्टर और द ब्रांच करंट अक्रॉस द कैपेसिटर इज़ ग्रेटर दैन द सोर्स करंट, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो ब्रांच के करंट्स हैं वो सोर्स के ही करंट से क्या हों, ज़्यादा हों। पहली बात तो ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमने कुछ वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया, जब ये चार्ज हो गया तो एक LC ऑसिलेटर बन गया, इसे फिर फर्दर चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब होता है, देखें दोनों ही हमारे पास चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस है ना। कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। दोनों क्या कर रहे हैं, चार्जेस को स्टोर। होता ये है कि एक सर्टन टाइम में जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, अब इंडक्टर चार्ज नहीं है, इंडक्टर इस वक्त डिस्चार्ज हो रहा होता है, यही तो इसको चार्ज कर रहा होता है, तो तब जो है कैपेसिटर पे करंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर पे अब करंट क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं है कि एट अ टाइम दोनों पे करंट ज़्यादा होता है, नहीं, किसी एक पर ज़्यादा होगा। लेकिन इसका एक्सटर्नल सर्किट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, रीज़न क्या है, भाई ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं, इनका नेट इफेक्ट ही क्या है, 0 है, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।